अब इस चीज को मनुष्य के लिंग निर्धारण से समझते हैं। मनुष्य का जो लिंग निर्धारण होता है वो मानव गुणसूत्रों की संख्या जो है वो आपकी टोटल 23 जोड़ी अर्थात 46 होती है। ये जो 46 क्रोमोसोम है इनमें से 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं मेल और फीमेल में वो समान होते हैं, इसलिए उनको ऑटोसोम क्रोमोसोम कहते हैं। ये हमने कोशिका वाले चैप्टर में पढ़ लिया था। जो 23वीं जोड़ी होती है मेल और फीमेल में वो अलग अलग होती है, उसको लिंग गुणसूत्र कहते हैं। यही लिंग निर्धारण का कार्य करती है, जो मुख्य रूप से पुरुषों में होती है XY, महिलाओं में होती है XX। ठीक है। अब ये जो आपस में क्रॉस करते हैं तब जब जन्म लेने वाली संतान में XX आएगा तो फिर वो होगी महिला या बालिका, और अगर वो XY आता है तो फिर वो होगा पुरुष। समझ लेते हैं एक और उदाहरण से। जैसे मेल का हमने क्या लिया है XY और फीमेल का XX। ये 23वीं जोड़ी गुणसूत्र है मेल और फीमेल में। ये मेल का है और ये है फीमेल का। अब इनका क्रॉस कराएंगे तो F1 जनरेशन यानी कि जो संतान उत्पन्न होगी पहली पीढ़ी में तो वो क्या होगी, इस X के साथ ये X क्रॉस करेगा तो डबल X आ जाएंगे, यानी उत्पन्न होने वाली संतान महिला या लड़की हो सकती है। इस X के साथ ये X क्रॉस करेगा तब भी उत्पन्न होने वाली संतान लड़की हो सकती है। इस Y के साथ ये X क्रॉस करेगा तो XY यानी उत्पन्न होने वाली संतान जो है वो पुरुष लड़का हो सकता है। इस Y के साथ ये X क्रॉस करेगा तो भी उत्पन्न होने वाली जो संतान है वो पुरुष हो सकता है या लड़का हो सकता है। कुल मिला के कहने का तात्पर्य ये है, जब महिला और पुरुष माता पिता के लिंग गुणसूत्र जब आपस में क्रॉस करते हैं, क्रॉस करने के बाद पहली पीढ़ी में जो संतान उत्पन्न होगी उसके लिंग का जो निर्धारण है या उसके सेक्स का जो डिटर्मिनेशन है वो केवल और केवल बाई क्रोमोसोम से डिसाइड हो रहा है। ठीक है। हमारे दिमाग में विसंगतियां होती हैं कि 2 बार जो जन्म लिया लड़की ने लिया, फिर उसके बाद क्या है कि हम उस महिला को कोसने लग जाते हैं कि तुम तो हर बार लड़कियों को ही जन्म दे रही हो। वैज्ञानिक कारण क्या है, हर बार अगर लड़कियां जन्म ले रही हैं तो इसका मतलब ये है उस पुरुष का जो बाई क्रोमोसोम है वो प्रभावी नहीं है। जब तक वो बाई क्रोमोसोम प्रभावी नहीं होगा तब तक उसका एलील आगे चल के प्रभावी गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। तो कहने का तात्पर्य इतना है कि महिला और पुरुष में से पुरुष का 23वीं जोड़ी जो गुणसूत्र है जिसमें से Y क्रोमोसोम मुख्य रूप से बच्चे के लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर वो अगली पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहा है तो वो संतान जो होगी वो पुरुष होगी, अगर वो नहीं हो रहा है तो संतान महिला होगी। ठीक, चलिए इतना हमने समझ लिया। इसके बाद हम समझेंगे मेंडल के नियमों के कुछ अपवाद। छोटा सा उदाहरण, जैसे मान के चलें हमने लिया एक लाल फूल, देखो लाल ही रंग आया है। ठीक है। एक लिया हमने सफेद फूल, लाल और सफेद फूल को हमने आपस में क्रॉस कराया। ठीक है। जब लाल और सफेद फूल को हम आपस में क्रॉस कराएंगे तो मेंडल क्या कहता है, पहली पीढ़ी में इन दोनों के बीच क्रॉस कराने के बाद जो पहली पीढ़ी में फूल आपको दिखेंगे वो कैसे दिखेंगे, लाल। मेंडल यही कहता है क्योंकि पहली पीढ़ी में जो लक्षण प्रभावी होंगे वो कौन से होंगे, प्रभावी, वो लाल है। यानी कि सफ़ेद और लाल के फूलों के बीच में आप क्रॉस कराओगे तो क्रॉस कराने के बाद पहली जनरेशन में आपको लाल रंग के फूल प्राप्त होंगे। मेंडल ने ऐसा कहा। अभी तक आपने भी ऐसा समझा, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि लाल और सफ़ेद में से क्रॉस कराएं तो फूल जो है लाल ही आए। यहाँ पे आपको फूल कैसे मिलेंगे, गुलाबी रंग के। कैसे, गुलाबी। यहाँ पे लाल और सफेद रंग क्या हो गया, मिक्स। इस नियम को कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता का नियम, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यहाँ पे एक और उदाहरण, जैसे पहले हमने समझा था प्रभाविता के नियम में अमरीश पुरी और सनी देओल को। अब यहाँ पे अपन समझ रहे हैं सलमान खान और शाहरुख खान को। मेरे करण अर्जुन
आएंगी, वो वाला। अब करण अर्जुन आपस में लड़ रहे हैं, कौन जीतेगा? यहां पे दोनों ही कैरेक्टर क्या हैं? प्रभावी हैं। कोई नहीं हारना चाहता, न सलमान खान न शाहरुख खान, तो दोनों ही जीतेंगे। दोनों ही जब जीतेंगे तो एक अलग प्रकार की संरचना उत्पन्न होगी, उसको अपन बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंट, जिसके बारे में मेंडल ने कुछ नहीं बताया। कुल मिला के जब लाल और सफ़ेद फूल के बीच क्रॉस होगा तो अगली पीढ़ी में जो उत्पन्न होने वाले फूल होंगे वो लाल होने चाहिए, जो मेंडल ने बताया प्रभावी लक्षण के अकॉर्डिंग, लेकिन फूल आते हैं गुलाबी। इसलिए कुछ स्थानों पर मेंडल का जो प्रभाविता का नियम है वो गलत साबित हो जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं अपवाद, और इस सिद्धांत का नाम रख दिया अपूर्ण प्रभाविता का नियम, कि ये पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं है। एक ये वाला केस। सह प्रभाविता, यानी कि सह प्रभाविता का मतलब होता है कि ये दोनों ही प्रभावी हैं, ना तू पीछे हटेगा ना मैं पीछे हटूंगा। तो ऐसा होता है ब्लड रिलेशन में। कैसा? कि जैसे कि मेल है, फीमेल है, पिता का ब्लड ग्रुप है ए, माता का ब्लड ग्रुप है बी, संतान उत्पन्न हुई, उसका ब्लड ग्रुप आ गया क्या? ए बी। अब आप बोलो कि यार ए बी कैसे आ गया? कि हाँ, डोमिनेंट कैरेक्टर प्रभावी अगर ए होगा तो ए आना चाहिए ना, बच्चा जो जन्म लिया उसका ब्लड ग्रुप ए होना चाहिए या बी होना चाहिए। हो सकता है दोनों में से बी प्रभावी हो तो बी आ जाए, ए प्रभावी है तो ए आ जाए। यहाँ तो दोनों ही आ गए। तो दोनों इसलिए आ गए क्योंकि इस समय जो डोमिनेंट कैरेक्टर है दोनों ही प्रभावी हैं, दोनों ही हैं। तो ऐसी स्थिति में बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि दोनों ही प्रभावी। इसको हम कहते हैं सह प्रभाविता, यानी कि लॉ ऑफ कोडोमिन्स। तो ये दो अपवाद हैं जो मेंडल के सिद्धांत पर खरे नहीं उतरते। इनको समझ लेते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। पहले समझते हैं अपूर्ण प्रभाविता, ठीक है, वही फूल के उदाहरण से। मेंडल का प्रभाविता का नियम पौधों के गुणों को आंशिक रूप से समझने में असफल रहा। क्यों रहा? क्योंकि वही रंगों के कारण, ठीक है। यदि लाल और सफेद रंग के पुष्प के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में प्रभाविता के नियम के आधार पर, यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंट के अकॉर्डिंग, लाल पुष्प प्राप्त होने चाहिए, जैसा कि मेंडल ने बताया। परंतु ऐसी स्थिति में गुलाबी पुष्प प्राप्त होते हैं, यानी कि आपके जो फूल बने वो कैसे बने? गुलाबी। इन दोनों को क्रॉस कराओगे तो F1 जनरेशन में जो फूल आएंगे वो कैसे आएंगे? गुलाबी गुलाबी। गुलाबी आने का मतलब ये हुआ आपका जो प्रभाविता का नियम है वो फेल हो गया। इसी को हमने नाम दे दिया अपूर्ण प्रभाविता का नियम या लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंट। सह प्रभाविता, सह प्रभाविता में पहली पीढ़ी में क्या होता है? दोनों गुणों के आंशिक जो समानता है वो प्रदर्शित करता है, ठीक है। जैसे मानव में ए, बी, ओ या ए बी, इस प्रकार के ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं। इनको समझने के लिए हमने कुछ एलील बनाए हैं। आई के ऊपर अपन ने लिख दिया है ए, इसका मतलब उसको आप समझना है ब्लड ग्रुप ए से। इसका मतलब है क्या? ब्लड ग्रुप ए को डिनोट कर रहे हैं। आई के ऊपर बी लिखा है, इसका मतलब हम ये समझाना चाह रहे हैं कि वो ब्लड ग्रुप बी होगा। और यहाँ स्मॉल आई ले रखा है, इसका मतलब ये है कि वो ब्लड ग्रुप ओ होगा, ठीक है। ये चीजें आपको एक टेबल के माध्यम से समझनी है ये, और यही हमारे लेक्चर की लास्ट स्लाइड है। इसके बाद हम नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। अब ये बताइए कि प्रथम जनक, द्वितीय जनक, इसमें आप किसी को भी पहला और दूसरा रख सकते हैं। मैं यहाँ पे पहले जनक के तौर पे रख देता हूँ फीमेल को, माता और पिता। आप पिता माता भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उनसे। कहने का तात्पर्य, यदि माता और पिता में से माता का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का ब्लड ग्रुप बी ए है, तो बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए होने की संभावना ज़्यादा होगी। उसके अंदर जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए होगा, ठीक है। यदि माता और पिता का ब्लड ग्रुप ए और बी है अलग अलग, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी होने की संभावना होगी।
ठीक है। अब आप ये नहीं कह सकते उसका ब्लड ग्रुप ए ही होगा या बी ही होगा, दोनों हो सकते हैं क्योंकि सह प्रभावी है, दोनों भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से यदि माता का ब्लड ग्रुप ए और पिता का ब्लड ग्रुप 0 है तो ऐसी स्थिति में माता और पिता के ब्लड के संयोजन से बच्चे का जो ब्लड ग्रुप आएगा उसके आने की संभावना ए होगी। अब यहाँ पे दूसरा प्रभावी है ही नहीं। तो इस प्रकार से ये टेबल आपको याद कर लेनी, अगर नहीं भी याद कर पाते हैं तो उतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। एक जुगाड़ जो मैं आपको दूं उसके माध्यम से आप इस चीज को समझ जाएंगे कि आपको ये चीजें कैसे याद रखनी है। जैसे मेल और फीमेल, मेल का ब्लड ग्रुप ए, फीमेल का ब्लड ग्रुप बी। अब हम एक बार समझ चुके हैं कि जो ब्लड ग्रुप हैं या कोई भी एलील है वो हमेशा जोड़े में आते हैं, गुणसूत्र। तो यहाँ पे अगर ए है तो ए के बाद 0 लगा देते हैं, जिससे हमको समझ में आ जाए कि जोड़ा क्या दूसरा एलील है ही नहीं, ठीक। अब इसके साथ अगर क्रॉस कराएंगे तो पहली पीढ़ी में ए के साथ क्या आया, बी, यानी कि बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी हो सकता है। ए के साथ क्रॉस ओ कर गया, यानी कि दूसरा एंटीजन जो है ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में ब्लड ग्रुप जो होगा वो ए ओ का मतलब क्या है कि ब्लड ग्रुप ए हो सकता है। बच्चे के अंदर ब्लड ग्रुप के ओ होने की ए होने की संभावना भी बनेगी। अगर ये ओ इसके साथ क्रॉस कर जाता है तो बी ओ का मतलब उसके अंदर ब्लड ग्रुप बी भी हो सकता है, ठीक है। और अगर ये ओ के साथ क्रॉस कर गया, इसका मतलब उस बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ या इसका मतलब ब्लड ग्रुप ओ होने की संभावना होगी, यहाँ पे ए बी। कहने का तात्पर्य यह है यदि पिता और माता का ब्लड ग्रुप ए और बी अलग अलग है तो बच्चे के अंदर ब्लड ग्रुप होने की संभावना 4 बनेगी। बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी हो सकता है जो सह प्रभाविता के नियम के आधार पर है। बच्चे का ब्लड ग्रुप ए इंडिविजुअल भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ भी हो सकता है। इस प्रकार से आप ब्लड ग्रुप निकाल सकते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक और देता हूं, मेल और फीमेल। यदि पिता का ब्लड ग्रुप ए और माता का ब्लड ग्रुप भी ए, तो बताइए बच्चे का ब्लड ग्रुप बी होने की संभावनाएं कितना प्रतिशत होगी। ऑप्शन 100%, ऑप्शन 2 25%, ऑप्शन 3 50% और ऑप्शन 4 बच्चे का ब्लड ग्रुप बी पूछा मैंने, बच्चे का ब्लड ग्रुप बी हो ही नहीं सकता। 4 ऑप्शन है, चारों में से एक टिक करना है। निकालो, मैं भी निकालता हूं। ए के साथ क्रॉस करेगा तो ए यानी कि ब्लड ग्रुप ए ओ के साथ क्रॉस करेगा ए ओ यानी कि ब्लड ग्रुप ओ ए के साथ ब्लड ग्रुप मैच करेगा तो ब्लड ग्रुप ए ओ यानी कि ए, ओ के साथ क्रॉस करेगा तो ब्लड ग्रुप ओ यानी कि ओ। कुल मिला के बात ये हुई कि जब आपका एलील बी है ही नहीं तो बच्चे का ब्लड ग्रुप बी जीवन में कभी हो ही नहीं सकता। इस प्रकार के प्रश्नों को बिना निकाले आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। जब माता और पिता में से दोनों में से किसी का भी एलील बी है ही नहीं तो बच्चे का ब्लड ग्रुप बी कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। अगला लेक्चर अगले एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।